हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट वे लर्निंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन की। और आज जो है सेट 4 होगा। सेट 3 जो है 20 क्वेश्चन के 3 सेट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो मैं 3 की सेट करा चुका हूँ। आज चौथा सेट है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा, जो कि आपके नॉलेज को और इम्प्रूव करेगा। तो अगर आपने और 3 सेट नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उससे भी देख सकते हैं। आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी, स्पेशली जो है टारगेटेड ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए, वैसे सभी परीक्षाओं में साइंस जिनमें पूछा जाता है, आप उनके लिए देख सकते हैं इस वीडियो को। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन जो है एक एंटी पार्टिकल है, और ये किसका एंटी पार्टिकल है वो आपको बताना है। तो आप ऑप्शन एक बार देख लीजिए, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और पाइमेशान। तो अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल है या प्रतिकण है। यहाँ पे जो है चारों ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, इनके बारे में भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा पाइमेशान, इनकी खोज किसने की, क्योंकि एग्जाम में बार बार आपको ये देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप उस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा, और आप उस जो लिख रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की अगर हम खोज की बात करें तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जे टॉमसन, जे टॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन की हम बात करेंगे तो चैडविक ने किया था, चैडविक। और प्रोटॉन जो है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड और गोल्डस्टाइन, गोल्डस्टाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रदरफोर्ड है, ये गोल्डस्टाइन है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी एग्जाम में सवाल आता है प्रोटॉन के अगर बारे में, तो आपको दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन मिल रहेगा, रदरफोर्ड या गोल्डस्टाइन। जो होगा आप उसको सही मानेंगे और उसको ट्रिक करेंगे। तो नेक्स्ट जो है चौथा ऑप्शन आप देख रहे होंगे, पाइमेशान। पाइमेशान का जो है सबको इसके बारे में नहीं पता होता है, तो इसकी जो खोज की थी वो मैं बता दूं, यूकावा, यूकावा करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पाइमेशान की खोज की थी। और हमने सबका देख लिया, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हम पॉजिट्रॉन की देख लेते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। एंडरसन लिखा है मैंने, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? रक्त कणिका यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इसका जो निर्माण होता है वो आप पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। देखिए, आप कभी अब आप क्वेश्चन आप देखें तो उसका आंसर एक बार जरूर देखें, क्योंकि आंसर देखने से आपको दिमाग में वो चीज़ें याद रहती हैं। आप एक बार उसके बारे में सोचते हैं तो आपको क्वेश्चन जो है लंबे समय तक याद भी रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें लीवर की, तो लीवर में जो है बाइल जूस बनता है, बाइल जूस जिसे हम पित्तरस भी कहते हैं। जो चीज़ें अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं किया जा सकता है। और ये जो यकृत से जो बाइल जूस जिसे हम पित्तरस कहते हैं, ये जो है पित्ताशय में जाके स्टोर होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पित्तरस नाम है लेकिन वो यकृत से प्रोड्यूस होता है और पित्ताशय में जाके शेव होता है। अगर हम अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय से जो है एक इंसुलिन, इंसुलिन काफ़ी महत्वपूर्ण हार्मोन्स है, जिसकी अगर कमी हो जाए शरीर में तो हम डायबिटीज़ के डिजीज से ग्रसित हो सकते हैं। और दूसरा जो है पैनक्रियाटिक जूस, जिसे हम अग्नाशयी रस बोल सकते हैं। दो चीज़ों का जो प्रोडक्शन होता है वो पैनक्रियास से होता है या अग्नाशय, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भोपाल गैस कांड कहाँ पे हुआ था? भोपाल गैस कांड जो है 1984 में हुआ था। सबसे पहले तो आपको ये डेट याद रखनी है, क्योंकि ये जीके के सवाल हो सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस कांड कब हुआ था। तो कब हुआ था? 1984 में। और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, लीवर या अग्नाशय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए हमारे जो है खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, ऑप्शन आप एक बार जरूर देख लें, 28, 29, 14 या 8।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारे खोपड़ी में 28 हड्डियां होती हैं और खोपड़ी के अंतर्गत जो 3 पार्ट आते हैं। एक होता है क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है कि जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके ऊपर जो एक हड्डी का खोल होता है जो हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है उसे हम क्रेनियम कहते हैं। दूसरा पार्ट आता है फेस, हमारा चेहरा। और तीसरा पार्ट आता है ईयर यानी हमारा कान। तो हम देख लेते हैं तीनों में कितनी कितनी हड्डियां होती हैं। जो क्रेनियम होता है उसमें 8 हड्डी आती हैं। जो हमारा फेस होता है उसमें 14 हड्डियां होती हैं और जो हमारा ईयर होता है उसमें 6 हड्डी होती है। अगर हम टोटल ऐड कर दें तो टोटल जो है 28 बोन्स जो है हमारे मस्तिष्क में, खोपड़ी में होती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। कपड़े सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, अभिकेंद्री बल के सिद्धांत पे, अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे, गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत पे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कपड़ा सुखाने वाली जो मशीन होती है और दूध से मक्खन निकालने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं वो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे काम करती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन देख लीजिए, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। जल का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। देखिए इस क्वेश्चन में एक और चीज ऐड की जा सकती है कि जल का जो आयतन, यहाँ घनत्व की बात की गई, अगर हम पूछें कि जल का आयतन, वॉल्यूम जो है वो मिनिमम कब होता है, तो जल का आयतन जो है मिनिमम भी वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही, सेल्सियस पे ही होता है। क्यों आप पूछेंगे? अगर क्यों तो मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि आपको पता होगा कि घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास यानी द्रव्यमान बटे वॉल्यूम, आयतन होता है। तो अगर घनत्व अधिकतम है तो आपको जाहिर सी बात है यहाँ से वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम मिनिमम होगा तभी घनत्व मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई क्या होती है? भू स्थिर उपग्रह को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो हाइट होती है आप ऑप्शन एक बार देख लीजिए, 36,000 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर या 50,000 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो पृथ्वी से जो जियो भू स्थिर उपग्रह की जो हाइट होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है। और इसी की एक बात, खास बात क्या है कि ये पृथ्वी, ये अर्थ के साथ साथ जो है पैरेलली ये चक्कर लगाते रहते हैं। अगर जैसे 24 घंटे में पृथ्वी भी अपनी एक चक्कर पूरा कर लेती है तो ये भी जो है 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। ठीक है, और इसलिए इसको जो है भू स्थिर यानी पृथ्वी के साथ ही भी पैरेलली ये भी चलता रहता है, इसलिए इसको भू स्थिर उपग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है। अगर निकट दृष्टि दोष को की बात करें तो इसको हम मायोपिया भी कहते हैं। कई बार ये भी सीधे एग्जाम में पूछ लेता है कि निकट दृष्टि दोष को कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं मायोपिया, और इसको दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप निकट दृष्टि दोष की बात की गई, यहाँ से आप दूर दृष्टि दोष के बारे में भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसे भी आप ध्यान रखेंगे। यानी एक क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, अगर हम दूर दृष्टि दोष की बात करें, दूर दृष्टि दोष की बात करें तो इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। सॉरी, यहाँ से आप कन्फ्यूज होंगे। अगर हम दूर दृष्टि दोष की बात करें तो इसके लिए आप उत्तल लेंस की यूज करेंगे, उत्तल लेंस यूज करेंगे। ठीक है, और इसको हम हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं, हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। देखिए लिखने में थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप बात ध्यान से सुनेंगे हमारी तो आप पता चल जाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। आप एक बार, जैसे वर्षा होती है तो उसे नेचुरल वर्षा करते हैं, लेकिन कई कई जगह जो है हम कृत्रिम वर्षा, बिना मौसम के भी हम बारिश करा लेते हैं। ये आजकल जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। तो आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें। सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड, बेरियम या स्ट्रांसियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं। और अगर यहाँ ऑप्शन नंबर बी देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो फोटोग्राफी में होता है। ये दोनों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि दोनों ऑप्शन जो है लगभग सेम है, एक ही जैसे दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार ध्यान लिख लीजिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड, और सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 11 है श्वेत रक्त कणिका का औसत जीवन कितना होता है। श्वेत रक्त कणिका इसका मतलब होता है कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तो आपको पता होना चाहिए आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है वो ऑप्शन पहले आप एक देख लीजिए, 100 से 120 दिन, 2 से 4 दिन, 8 से 10 दिन और 200 दिन। तो आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है वो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आरबीसी देखिए ब्लड जो है के 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है वो 100 से 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन और प्लेटलेट्स का 8 से 10 दिन। सॉरी एक चीज़ यहाँ पे मैंने गलत ऑप्शन टिक कर दिया है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने आरबीसी का आंसर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन ये श्वेत रक्त कणिका की बात यहाँ पे हो रही है, यानी डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है। फिर भी आप एक्सप्लेनेशन अगर सुने हैं तो आपका उससे फ़ायदा ही होगा। डब्ल्यूबीसी की बात करी तो मैंने अभी बताया 2 से 4 दिन होता है लाइफ साइकिल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इनका साइंटिफिक नेम भी पूछ लेता है तो आपको याद रखना है, आरबीसी का अगर साइंटिफिक नेम पूछे तो एरिथ्रोसाइट होता है, अगर डब्ल्यूबीसी का पूछे तो आपका ल्यूकोसाइट होता है, और अगर आपका प्लेटलेट्स का पूछे तो इसका होता है थ्रोम्बोसाइट्स। मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप अगर बात सुन रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ये भी तीनों जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों के साइंटिफिक नेम और उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ये है कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है। जैसे हम अगर कोई चीज़ सुनते हैं या सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो उसका प्रभाव जो है कितने समय तक हमारे कान पे रहता है। ऑप्शन है 1/10 सेकेंड, 1/5 सेकेंड, 1/20 सेकेंड या कम्प्लीटली 1 सेकेंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/10 सेकेंड। यानी आप देख रहे हैं कि कितने कम समय तक उस साउंड का प्रभाव हमारे कान पे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कैप्सूल का आवरण बना होता है। आप सभी ने कैप्सूल तो खाया ही होगा। आजकल इतनी बीमारी, हर कोई बुखार हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो हमें डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैप्सूल पकड़ा देता है। ठीक है, तो कैप्सूल का जो आवरण बना होता है आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए, प्रोटीन का होता है, ग्लूकोज का होता है, सेलुलोज का होता है या स्टार्च का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारे कैप्सूल होते हैं उनके ऊपर जो है एक जो लेयर होता है, यानी जिसको बनाया जाता है, लेयर जो होता है उसका ऊपरी कवर जो होता है वो स्टार्च का बना होता है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कैल्शियम का प्रमुख अयस्क है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो आप ऑप्शन देख लीजिए, बॉक्साइट है, डोलोमाइट, ग्रेनोकाइट और नाइटर। और मैं बता दूं कि ये जो चारों ऑप्शन है ये चारों ही अयस्क हैं, और यहाँ मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कैल्शियम का जो अयस्क है वो हो जाएगा डोलोमाइट। ठीक है, अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। अगर हम नाइटर की बात करें तो ये पोटेशियम का होता है, और अगर हम ग्रीनोकाइट की बात करें तो ये कैडमियम जो एलिमेंट होता है, तत्व होता है, उसका ही अयस्क होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप चारों जो है अगर आपको पता है तो रिवीजन हो गया, अगर नहीं पता है तो जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। दो समांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर दो पैरेलल जो है मिरर हैं रख दिया जाए, उनके बीच अगर कोई वस्तु रख दी जाती है तो उसका कितना इमेज बनेगा, कितनी बार इमेज बनेगा। ऑप्शन देख लीजिए, 2 बार, 4 बार, 10 या अनंत। अनंत यानी इसकी कोई सीमा नहीं है, अनगिनत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनंत। अगर दो पैरेलल जो है दर्पण रख दिया जाए, दो दर्पण जो है अगर पैरेलल दर्पण रख दिया जाए तो उनके बीच अगर कोई आर्टिकल ले लें तो उसका जो है अनंत बार प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका, प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है। प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है। ऑप्शन है आपका, आपको पता होगा प्याज जो है अगर आप छीलते होंगे कभी तो, या खाते समय कम, लेकिन जो प्याज को आप छीलते हैं और तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो एक महक आती है जो बर्दाश्त नहीं होता है। लगभग कई लोगों की आंख से आंसू भी आ जाते हैं अगर गंध ज़्यादा तेज होती है तो। और लहसुन को भी छीलते समय एक अजीब तरीके की गंध आती है, तो वो किस वजह से होता है। ऑप्शन है आपका सोडियम की वजह से, सल्फर, पोटेशियम या फास्फोरस की वजह से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। प्याज और जो लहसुन में जो गंध आता है वो पोटेशियम की वजह से होता है। पोटेशियम का जो है एटॉमिक नंबर होता है 19, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट।
सबसे भारी धातु कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन भी आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा। सबसे भारी धातु है, सबसे पहले तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, प्लैटिनम है, लिथियम है, चांदी है या ऑस्मियम है। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। सबसे भारी जो धातु होती है वो होती है ऑस्मियम, ठीक है। और अगर हम प्लेटिनम की बात करें तो ये सबसे कठोर होती है, सबसे कठोर धातु होता है। अगर हम लिथियम की बात करें तो सबसे हल्की धातु होती है। हम यहाँ गैस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं धातु की। तो सबसे भारी जो है वो ऑस्मियम हो गया। और प्लैटिनम सबसे कठोर धातु होता है, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। एक बच गया चांदी। अगर चांदी की खास बात देखें तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कंडक्टर होता है। कंडक्टर बोल लें या चालक बोल लें, चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है या सुचालक होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चारों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट धातु हैं या मेटल हैं, इनके जो है आपको एटॉमिक नंबर भी आपको पता होना चाहिए। पता है तो अच्छी बात, नहीं तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अगर हम चांदी की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है। लिथियम की हम बात करें तो 3 होता है, इसका तो आपको जनरली पता होना चाहिए। और अगर हम प्लेटिनम की बात करें तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 76 होता है। सॉरी मैंने प्लेटिनम बोला है, ऑस्मियम है, ऑस्मियम का 76 होता है। और अगर हम प्लेटिनम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर जो है 78 होता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, इनका आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, भले ही सबका ना पता हो लेकिन इनका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पार्शिक किस भौतिक राशि का मात्रक है? पार्शिक देखिए, पार्शिक जो है आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए, किस भौतिक राशि का यूनिट है। ऑप्शन है आपका खगोलीय दूरी का मात्रक है, ताप का, विद्युत धारा का या धारिता का। ये क्वेश्चन तो अगर आप जानकारी रखते हैं विज्ञान की तो ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं बताता हूँ आपको। पार्शिक जो ये खगोलीय दूरी का यूनिट होता है, ठीक है। खगोलीय दूरी यानी कि काफ़ी बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। और यहाँ आपको प्रकाश वर्ष, आपने एक लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष जिसको कहते हैं, उसके बारे में भी सुना होगा। प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। और ये होती है लाइट ईयर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। आपको पता चले कितनी बड़ी दूरी की यूनिट है, ठीक है। और एक और आपको बता देता हूँ, ये जो पार्शिक होता है, ये जो होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। क्या होता है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, यानी कि ये लाइट ईयर से भी बड़ा यूनिट है, ठीक है, पार्शिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 की बात करते हैं, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। कपास की खेती के लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी है ये आपको ध्यान रखना है। कपास की खेती के लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? ऑप्शन देख लीजिए, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी या बलुई मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ रहा था कि काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं या कहते हैं, तो रेगुर। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपको कई क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, कार्ल लिनियस, ह्यूगो डी ब्रिज, मेंडल और आइंस्टीन। विकास के उत्परिवर्तन की हमें यहाँ पे देखना है, तो विकास के उत्परिवर्तन की जो सिद्धांत दिया था वो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, ठीक है। और अगर अन्य 3 ऑप्शंस की बात करें, आइंस्टीन ने, आपको पता होगा, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता मैं जो क्वेश्चन दिया हूँ वो तो इम्पोर्टेंट है, प्लस जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। मेंडल, जेनेटिक्स। मेंडल को आपको पता होगा फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। और अगर कार्ल लिनियस को देखें तो ये टैक्सोनॉमी, यानी जिसे हम वर्गीकरण भी कहते हैं, टैक्सोनॉमी के जनक कहे जाते हैं, या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है आज आपके लिए, जो आज का सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप जरूर दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करके आंसर करिए, क्योंकि इससे आपके एक और क्वेश्चन तैयार होने वाला है और इससे आपकी तैयारी ही अच्छी होगी, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है ये आपको बताना है।
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके तक ज़रूर पहुंच जाए, क्योंकि सारे वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और हमारे चैनल पे आपको करंट अफेयर्स के भी वीडियो बराबर मिलते रहते हैं टॉपिक वाइज। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आप साइंस और करंट अफेयर्स 2 चीज़ के लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।